हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मार्च 2024 का जो इंग्लिश का पेपर था, एफएल यानी फर्स्ट लैंग्वेज वालों का इंग्लिश मीडियम का पेपर। उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और इस पेपर में जितना आई मीन इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपना मैच करके देख सकते हो कि आपका कितना क्या राइट है। देखिए, जितना पॉसिबल है उतना मैंने कहते हैं ना कि एक्सपर्ट्स, गूगल, बाबा, जो भी पॉसिबल है वो मैंने हेल्प लेने की पूरी कोशिश की है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो इजीली मिल जाते हैं क्योंकि वो आपके बुक से ही है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मतलब आंसर्स हैं और क्या कैसा है आंसर। ओके, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज। देखो, ये ऑप्शनल है तो बेनिफिट ये है कि आपको ऑप्शंस मेंशन है, बस आपको चूज करना है। अब उसके लिए थोड़ा आपको पैराग्राफ तो रीड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डिड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज। तो अगर आप इसको देखोगे तो फर्स्ट लाइन में मेंशन है, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। यानी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हु विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। यानी कौन विश कर रहा था कि वही लोग अपने सुपीरियर से बात करें। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो दिखेगा, ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, यानी जो सेकेंड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द ऑथोरिटीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फॉर व्हाट डिड गांधी प्रोटेस्टेड। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट सॉरी, तो यहाँ पे देखो कैसा है, मैं बार बार पैराग्राफ में जाऊंगा तो टाइम काफी ज्यादा जाएगा। और आप पैराग्राफ, आपके पास पेपर है, आप पैराग्राफ रीड कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, सो दैट अगर आपको ऐसा डाउट होता कि सर यही क्यों हुआ, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेनेशन, यानी जो मैंने कहा ना कि वो जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फिलहाल ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, रीजन है ये, इसमें एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट द ट्रायल। क्यों प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज जो ट्रायल था वो डिले हो रहा था। हाउ डिड गांधी कंसिडर हिमसेल्फ गिल्टी। उसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट पैराग्राफ में है, he was involved in conflict of duties, he had set a bad example as a lawbreaker and disregarded to leave Champaran, he wanted to render the humanitarian and national service for which he had come to Champaran। तो ये का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड गांधी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका बी और सी जो दोनों इंक्लूड होता है, बिकॉज ही ओबे द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग एंड बिकॉज ही ओबे द वॉइस ऑफ कंसाइंस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 15 पे, जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको ऑप्शंस दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो आपको ऑप्शंस दिया वो आपको इस ऑप्शन में चूज करके लिखना होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके बुक में से ही आता है एग्जैक्टली। तो अगर आपने बुक में जो पैराग्राफ से अगर कभी रीड किया होगा तो आपके लिए फाइंड करना इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी रीड किया है तो भी क्या है, अगर आप एक बार रीड करोगे तो इजिली हो जाता है। जैसे आफ्टर डार्क सी बाय कैनल, आफ्टर डार्क सी बाय कैनल अलोंग, अब किसी के साथ अलोंग पथ लाइटन बाय, लाइटन ओनली बाय द of the lamps from the wharf, dash dash the water, and the unceasing of the city was and distant. It was a dash sea had been played in when she was. There was a wooden bench, a solitary elm where sometimes came. तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो आफ्टर डार्क सी, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आफ्टर डार्क सी, मतलब जो अंधेरा था तो उसने क्या किया था यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ये वाला, वॉक्ड। आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय द कैनल, यानी वो कैनल के थ्रू जाने, मतलब कैनल के साथ वहां जाने लगी। अलोंग, अब किसके साथ, अलोंग पाथ लाइटेड ओनली बाय द, इसका आंसर जाएगा नंबर ये, सेल्टर्ड ऑफ द लैम्प फ्रॉम द वार्फ। अब यहाँ पे लिखा लाइटन ओनली बाय द, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लेयर, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8। ओके, उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट बात करें, अक्रॉस द लैम्प फ्रॉम द अक्रॉस द वाटर, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9। एंड द अनसीजिंग ऑफ द सिटी, अब यहाँ पे अनसीजिंग के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉन, ये थोड़ा सा नीचे, अनसीजिंग ड्रॉन ऑफ द सिटी वॉज डैश डैश एंड डिस्टेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मफल्ड, यानी ये पॉइंट नंबर 11। इट वॉज, अब यहाँ पे सी हैड ऑफन प्लेड व्हेन सी वाज, तो ये 30 नंबर पे तो चाइल्ड हो जाएगा, ये कंफर्म है। यहाँ पे 13 नंबर हो गया, देयर वाज अ वुडन बेंच अ सोलिटरी एंड वेयर समटाइम्स केम, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यानी किसी पर्सन की बात हो रही है, इसमें चेक करोगे तो सिर्फ ये रहा पर्सन, यानी ये हो जाएगा आपका लवर्स। यानी अभी देखो, ये 13 नंबर हो गया, 15 नंबर हो गया, और यहाँ पे भी बचा दो है, एक बीनीथ है और एक प्लेस है। तो देयर वाज अ वुडन बेंच, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो यहाँ पे बीनीथ है वो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 नंबर। और उसके बाद यहाँ पे 13 है, दे कहाँ गया, 13 नहीं सॉरी, ये प्लेस। तो इट वॉज अ डिस्टेंस, इट वॉज अ प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 12। क्लियर है ये, तो ये हो जाएगा आपका 6, 7, 8,
फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद ये रहा 14 और ये 15। ओके, तो ये आपकी 15 के 15 आंसर्स में हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था जो 16 टू लेके 20 तक है, इसमें आपको आंसर लिखना 6 to 7 सेंटेंसेस में। तो ये तो आंसर लिखने वाले, इसका इसके आंसर बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर चलते हैं सेक्शन बी पे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ रीड करना था, यानी जो यहाँ पे पोयम मेंशन है उस पोयम में से फिर आंसर आपको सिलेक्ट करना था। वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड कम अप। अब देखो यहाँ पे लिखा वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड कम अप, तो लिखा आंसर इसका अगर रीड करो तो इसमें हो जाएगा इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। अब यहाँ पे पूछा ना, द ओल्ड हाउस वाज सेट old house was out with a little new shade in front of the edge of the road where the traffic speed। तो यहाँ पे वही पूछा है कि रोड साइड वही कहाँ पे हो रहा था, तो इन फ्रंट ऑफ द इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 का। what was the plea of those who had set up the roadside stand। अब उन लोगों का प्ली क्या था, तो यहाँ पे ये प्ली था कि it would not be fair to say for a dole of bread। ये उनका प्ली लिखा ना, a roadside stand that too pathetically played, क्या प्लेड किया था उन लोगों ने, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, ये 21 है, ठीक है, ये 21 है, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 22। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है 20 नंबर 3। तो हाउ वुड द फ्लो कैश हेल्प द पीपल इन द रोड साइड स्टैंड। तो वो कैसे उनकी हेल्प करेगा, तो यहाँ पे देखो हेल्प कैसे करेगा, बट फॉर द सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, यहाँ पे लिखा ना फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कैश फ्लो है वो उनके बिजनेस को सपोर्ट करता है, सपोज द बिजनेस एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस फेलर। तो याद रखना है कि उनको यहाँ पे फेंट है लिखे, सिंकिंग लिखा हो ना, तो यहाँ पे मतलब क्या, किसी भी तरह से डूबने से उनकी हेल्प करेगा जो कैश फ्लो हो रहा है। तो ये आपका इन दोनों लाइन में आपको थोड़ा सा बना के लिखना होगा, या ये हो जाएगा आपका 23 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है what is why is the last line in the given stanza a metaphor। तो why is last line in the given stanza, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा द फ्लावर ऑफ सिटी, व्हाट इज होना चाहिए यहाँ पे, तो फ्लावर ऑफ सिटीज जो लिखा हुआ ये है आपका मेटाफोर है। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का आंसर, ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं, सॉरी 24। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वेडिंग बैंड। तो यहाँ पे मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो देखो यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जब हम ये फिगर स्पीच में क्या है कि आपको जो लिखा होता है उसको फील करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको उसके भाव को समझना होता है। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड्स लाइक सिमाइल है, फिर अपोस्ट्रोफे है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिमाइल का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन होता है, जब दो चीजों के बीच में कंपेरिजन होती है, जैसे कि बोलते हैं ना कि इसका जो है पर्सन वो इतना बड़ा है जैसे कि हाथी हो, राइट, तो ये हो गया आपका सिमाइल, मतलब उसको कंपेरिजन करें। अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या, जब कोई एक्साइटमेंट की बात होती है तो वहां पे अपोस्ट्रोफे यूज होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम यहाँ पे इमोशंस को कनेक्ट करके बोलते हैं, किसको कनेक्ट करके, इमोशंस को पर्सन के साथ, यानी किसी को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि किसी चीज को हम वहां पे पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। इसका भी मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन आगे दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पर्सोनिफिकेशन वाला भी है। फिर नेक्स्ट है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून। अब यहाँ पे देखो लिखा है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीथेसिस। अब क्वेश्चन सर ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ओल्ड और यंग की भी बोल रहा है, यानी कंपैरिजन कर रहा है, बट कैसा कंपैरिजन है, ये अपोजिट टाइप का है। तो जहां पे अपोजिट होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, एंटीथेसिस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। देखो ये भी dead और alive दो चीजें आ रहे हैं, दोनों अपोजिट है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes। अब देखो यहाँ पे जो ट्री स्प्रिंटिंग लिखा हुआ उसके आगे लिखा मैरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी ये जो पेड़ हैं उनकी जो कंपैरिजन है वो किसके साथ, चिल्ड्रंस के साथ किया है। मैंने बोला ना कि हम किसी वस्तु किसी चीज को हम पर्सन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो आपका आंसर जो जाएगा इसमें 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो वही सेम है, यहाँ पे आपको 5 to 6 सेंटेंसेस में आंसर लिखना होता है, तो ये वाला तो आप कर ही लिए होगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है read the following passage and answer the question। why did girl fall about with laughter। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लड़की है वो हंसते हंसते क्यों गिरी, ऑलमोस्ट गिर गई। तो यहाँ पे आंसर होगा ये आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, यानी जो लड़की है उसने सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया। आई फेल्ट अबाउट द लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ द बिग मैन
एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई वॉज अनानन नॉट अम्यूज बाय द स्टोरी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनानन वॉज नॉट अम्यूज, अनानन टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी। वो क्यों नहीं अम्यूज था भाई, उसको ऐसा लग रहा था ही वॉज नॉट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 का आंसर, और इसीलिए उसे लग रहा था भाई कि ये फनी नहीं है बल्कि तो अपना सामान उठा रहा था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सदाव हेजिटेटेड अगेन। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कुड सदाव टर्न द व्हाइट मैन ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अभी पूछा कि कौन से सिचुएशन में वो ऐसा कर सकता था, तो यहाँ पे आंसर है दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर वो पूरी तरीके से होता, मतलब घायल नहीं होता, यहाँ पे एक पर्सन है उसको चोट लगा हुआ है, तो ये बोला अगर उसको ऐसा नहीं होता तो मैं डेफिनेटली पुलिस के हवाले कर देता, और ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 37। उसके बाद नेक्स्ट है, why does Sadav consider the injured sailor as his enemy? Why does Sadav consider the injured sailor as his enemy? Because यहाँ पे जो आंसर है वो ये है, all Americans are my enemy, because वो अमेरिकन था और उसको ऐसा लगता है कि भाई सारे अमेरिकन जो है वो मेरे दुश्मन है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू सदाव एंड हाना फाइनली डिसाइडेड टू डू विद द इंजर्ड सेलर। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। उन दोनों ने ये डिसाइड किया भाई हम उसको अब घर में लेके जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यहाँ पे 40, 41, 42 एंड 43 चार क्वेश्चन है, 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको एरर्स फाइंड करना है और उसका करेक्शन लिखना है। द चाइल्ड विल ग्रोन, तो यहाँ पे देखो विल के साथ कभी भी ग्रोन यानी थर्ड फॉर्म नहीं आता, तो ये पहले तो जो एरर है वो क्या है, ग्रोन। तो उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बिकॉज विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। फिर आगे लिखा है अप टू बिकेम द वॉरियर्स, तो देखो अप टू के बाद वैसे भी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो अप टू बिकेम नहीं होगा, ये होगा अप टू बिकम। तो ये बिकेम हो जाएगा यहाँ पे बी कैम, और इसका जो रियल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। ओके, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रॉन्ग वाले के लिए, बिकॉज रॉन्ग वाले के लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन सिर्फ कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है वॉरियर ऑन वॉरियर्स, तो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स हो जाएगा। दे बिट देयर लिप्स, अब ये देयर इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देयर का मतलब वो अपने की बात करे, और उसके लिए क्या यूज होता है, देयर। एंड लास्ट वाला ऐसे एक्स्ट्रा में है, तो जो ये 4 क्वेश्चन है यानी 4 पॉइंट, इन चारों का जो रॉन्ग है, फर्स्ट में ग्रोन है, सेकंड में बिकेम है, और थर्ड में ऑन है, उसके बाद फोर्थ में क्या देयर है। उसके बाद नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली। अब पंक्चुएट करना है इसमें आपको, तो पंक्चुएशन में कैसा है, यहाँ पे लिखा दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यहाँ पे हो जाएगा डॉट यानी कि फुल स्टॉप। इन हिज हैंड इज अ स्टीलर कैनिस्टर, ये भी हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। आई नाउ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, आई नाउ वर्क इन a tea stall डाउन द रोड, इन्वर्टेड कॉमा, सी ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। जब कोई बात ऐसे स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि कहते हैं ना, तो उसको कोमा में, कोमा का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक मुद्दे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हैं, एक है आपका फुल स्टॉप है, अगेन फुल स्टॉप है, उसके बाद यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा मतलब ये ऐसे वाला। ओके, ठीक है, इन दोनों में इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स एंड सो केम टू ग्रीफ। अब यहाँ पे बोला ही बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी दोनों साइड से उसने जला दिया है। अब उसके यहाँ पे एंड केम टू ग्रीफ, अब देखो जैसे होता है ना कि दोनों ही साइड से जला दिया, कुछ जैसे होता है बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू स्पेन एक्स्ट्रावेजेंटली। मतलब क्या है, जब आप बढ़ा चढ़ा कोई बातें इमोशंस को बताते हो तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। फेल फ्लैट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, उसको बोलते हैं ना ये तो फ्लैट हो, तो फ्लैट मतलब कहते हैं इनका मुंह जो होता है वो तो फ्लैट हो गया, गिर गया इनका मुंह, मतलब कि प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। उसका जो स्पीच था वो ऑडियंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सका। नेक्स्ट है 50 नंबर, ही हेल्ड आउट द ओलाइव ब्रांच बट हिज अपोनेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही होल्ड आउट द ओलाइव ब्रांच बट हिज अपोनेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अब यहाँ पे क्या था, ओलाइव ब्रांच का मतलब ये वर्ड डिनोट करता है ही हेल्ड आउट बट हिज अपोनेंट रिफ्यूज टू, मतलब इसने कुछ ऑफर किया होगा और सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप सारी रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा है टू मेक एन ऑफर ऑफ अ पीस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक एन ऑफर ऑफ अ पीस। फिर नेक्स्ट है
आई विल मूव heaven and earth to get justice done to her। मतलब कहते हैं ना, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा उसके लिए, वैसे डायलॉग मारते हैं ना। तब यहाँ पे क्या है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, वही लिखा ना, आई विल मूव heaven and earth टू गेट जस्टिस डन टू हर। तो मतलब क्या है, उसको वही न्याय दिलाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इसका ग्रामर के लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, बट अगर ऐसा होगा तो मैं बाद में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी ये वाला आप लोग अगर पता है तो आप लोग शेयर कर देना, सो दैट आई कैन हेल्प टू अदर स्टूडेंट्स। ओके, फिलहाल चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। डू एज डायरेक्टेड, Evans made no show of resistance। अब यहाँ पे करेक्ट, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको चूज करना है। इवांस हैड नो, नो मतलब नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इवांस हार्डली शोड एनी रेजिस्टेंस। इवांस अवॉइडेड टू शो, अवॉइडेड का मतलब यहाँ पे क्या पूरा नेगेटिव हो रहा है। इवांस शोड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये सेंटेंस को चेंज कर रहा है। देखो जब आप कन्वर्ट करते हो तो सेंटेंस को चेंज नहीं करना होता है, फील जो है मीनिंग वो सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आएगा हार्डली शोड, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है it had means a long and tricky operation, choose the correct question tag। अब यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कि यहाँ पे देखोगे it had means a long and tricky operation, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो हेड है ना, तो यहाँ पे अगर चेक करो तीनों में से तो हेड क्या है इसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इजेंट इट तब होता जब यहाँ पे इज होता, वॉजेंट इट तब होता जब यहाँ पे वॉज होता, हेड है तो हेडेंट इट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है ही रेप्ट आउट हिज ऑर्डर्स टू ड्राइवर। अब चूज द करेक्ट वन आफ्टर चेंजिंग द वॉइस। अब वॉइस को चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रेप्ट आउट हिज ऑर्डर, तो हिज ऑर्डर फर्स्ट होगा, यानी चारों में हिज ऑर्डर आ गया। फिर रेप्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आपको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, यहाँ पे वॉज है वेयर लगता है, तो यहाँ पे ऑर्डर से तो ये क्या पे हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो हिज ऑर्डर्स वेयर, तो वेयर चेक करो तो ऑप्शन नंबर बी में है और एक ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसर और ऑप्शन नंबर सी कैंसर, यानी बचा बी और डी। तो आगे है, और उसके बाद ही, तो ही जो है वो बाय हिम हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय हिम देखो तो ये रहा, इसमें भी है, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बाय हिम और यहाँ पे भी बाय हिम है। अभी मतलब बी और डी में से कोई एक होगा। तो आगे लिखा है ही रेप्ट आउट हिज ऑर्डर्स, तो यहाँ पे देखोगे तो पहली बात तो ये है कि आपको मैंने जैसा कहा कि वेयर बीइंग रेप्ट आउट बाय हिम टू द ड्राइवर, हिम टू द ड्राइवर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रेप्ट आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही orders were read out to the driver by him। टू द ड्राइवर सेम है, रेप्ट आउट क्या हो जाएगा साथ में हो जाएगा, और यहाँ पे बींग नहीं आएगा। बींग कब होता है, जब कंटिन्यूअस वाला होता है, तो ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये याद रखना है। याद क्या रखना है, इसमें जो चेंजेस किया है वो चेंजेस क्या किया है, सबसे पहले आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस जो है वो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कौन सा सेंटेंस, आई मीन कौन सा टेंस है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। याद रखना है कि यहाँ पे अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज या वेयर के साथ हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। क्लियर है, तो वॉज और वेयर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट बीइंग नहीं आता, बीइंग मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही रीइंटरेटेड हिज टैंक्स एंड स्लोली कैंडल द फोन। अब आगे लिखा है चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में अगर देखोगे यहाँ पे देखो बट अल्सो एज सुन एज बीइंग इरिटेटेड ही स्लोली, तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड टाइप का है, या इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके इसको डिफिकल्ट वे में बनाया है, बट अगर इसको देखोगे री इंटार्डेड हिज थैंक्स ही स्लोली कैंडल द फोन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द गेट इज ऑलवेज ओपन, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इज है ना, तो इज वाला किसमें है, तो ये रहा, इज द गेट ऑलवेज ओपन, नेट नॉट नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इट में पॉसिबल लगे इजंट द गेट ऑलवेज ओपन, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इज द गेट ऑलवेज ओपन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है इफ यू स्टेयर लाइक दैट आई विल बी अनेबल टू राइट। अब बोला है चूज द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग इफ, तो यहाँ पे बोला इफ को रिमूव करना है, तो यहाँ पे वो लिखा है कि अगर तुम इस तरह से देखते रहोगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे अब चेक करोगे सब में, तो यहाँ पे आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, आई विल अनेबल टू राइट अनलेस यू स्टेयर लाइक दैट, यानी कि मैं लिखने में नहीं सही रहूंगा जब तक तुम ऐसे देखते रहोगे, अनलेस यू स्टेयर लाइक दैट, जब तक तुम ऐसे देखते रहोगे मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद है सेक्शन नंबर डी, तो सेक्शन नंबर डी में ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में आपको 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपको चूज करके लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर द 7 क्रिएटिव फील्ड्स दैट द सिटीज विल रिप्रेजेंट? इसका आंसर बहुत इजी है, क्लियरली मिल गया था यहाँ पे। क्राफ्ट्स है, फोक आर्ट्स, डिजाइन, फिल्म और गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 59 का आंसर। तो ये हो गया आपका 59 का आंसर। ये इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, 59 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन एडेड टू यूसीसीएन इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर? अब बोला लिटरेचर वाली कैटेगरी में किसको ऐड किया गया है, तो थोड़ा ऊपर चलो पैराग्राफ में, ऊपर चलोगे तो यहाँ पे दिखेगा कोझिकोड was included in the category of literature and ग्वालियर in the category of music। तो अपने को लिटरेचर का पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोझिकोड, यानी ये हो जाएगा आपका 60 नंबर का आंसर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज यूसीसीएन क्रिएटेड? यूसीसीएन को क्यों क्रिएट किया था? तो ये सेकंड पैराग्राफ में है, टू प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 61 का आंसर। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस नेटवर्क? कितने सिटीज को ऐड किया? तो उसकी नेक्स्ट लाइन में ही है, इट इंक्लूड्स 350 सिटीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 350 सिटीज। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन एडेड इन द कैटेगरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट? अब कौन सी कैटेगरी, ये क्राफ्ट और फोक आर्ट्स में कौन से सिटी को ऐड किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। तो यहाँ पे देखो ना, श्रीनगर के ब्रैकेट में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 63 का ये श्रीनगर। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो पोएम वाले आप एक बार थोड़ा ट्राई कर लेना, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब तक आपको पूरा डिटेल पोएम का ना पता हो। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन था 64, ये सेपरेट क्वेश्चन था। काफी बच्चों से ये मिस्टेक हुआ कि क्वेश्चन छूट गया है। काफी बच्चों, मतलब जितने मुझसे मिले, तो ऑलमोस्ट उसमें से अगर मैं से बोलूँ 10 स्टूडेंट्स मुझसे मिले तो 10 में से 7 लोगों ने बोला कि ये वाला क्वेश्चन छूट गया। अब उसमें रीजन है कि भाई पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन इन लोगों ने लिखा ही था। जैसे अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस को देखोगे तो वो हाईलाइटेड होता है, तो सीधा स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है, बट ये हाईलाइटेड नहीं था। और सबसे मेन था, इसी कैटेगरी में मेंशन कर दिया था, इसके आगे भी कोई डॉट नहीं लगाया था, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस के आगे डॉट लगाया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ध्यान नहीं जाता, तो आपकी मिस्टेक नहीं है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ मत लेना। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे आपको 7 to 8 सेंटेंस में लिखना है कुतुब मीनार के बारे में। फिर उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करना है। तो ये सारे रिटन जो है रिटन वाला पार्ट है। तो आई होप कि आपने ये रिटन वाले पार्ट अपने किए होंगे। बाकी मुझसे जितना हुआ मैंने उतना सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा जो है कि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं कुछ भी मुझसे मिस्टेक हो, इस वजह से मैंने उसका रिस्क नहीं लिया। पहले मैं खुद प्रिपेयर करूंगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो फैक्ट है। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। कोई डाउट रहता, कोई भी पॉइंट रहता तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।